आप देख रहे हैं IBN टुडे। विकास दुबे प्रकरण के बाद कानपुर से उभरी एक आवाज, मैं ब्राह्मण हूं ग्रुप से दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी ने लगातार लाइव आके ब्राह्मणों को जागरूक किया है। आज करेंगे उनसे खास बातचीत, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं शिवांक अग्निहोत्री, IBN टुडे न्यूज से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का एक अहम योगदान रहा है, चाहे उसको वोट बैंक की दृष्टि से देखा जाए, चाहे जो राजनेता मैदान में उतरकर चुनाव लड़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसकी नजर से देखा जाए। बीते कुछ समय पहले विकास दुबे इनकाउंटर के प्रकरण से एक लहर सी चली। ब्राह्मणों के कुछ समूहों ने ऐसी आवाजें उठाना शुरू की कि मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जिस पार्टी में ब्राह्मण वोट बैंक एक अहम रोल निभाता रहा है हमेशा से, तो ब्राह्मणों ने ऐसी आवाजें उठाना शुरू की कि इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। और कुछ ऐसे मामले आए जैसे कि गाजियाबाद में विक्रम जोशी पत्रकार साहब की हत्या होना, कानपुर में हमारे भाई शुभम मणि त्रिपाठी जी की हत्या होना, और भदोही से विधायक विजय मिश्रा, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए कुछ, और एक MLC साहब हैं जिन्होंने थोड़ा सा चिकनी चुपड़ी बातें करने की कोशिश की ब्राह्मणों को रिझाने के लिए कि ब्राह्मण बीमा दिया जाएगा। तो इस प्रकरण को लेके और ब्राह्मणों के विरोध को लेके शहर के अंदर एक जाना माना चेहरा, लगातार एक ग्रुप है फेसबुक में, मैं ब्राह्मण हूं, जिसमें लगातार एक भाई हैं हमारे दुर्गेश मणि त्रिपाठी जी, जो कि अपनी आवाज उठाते रहे हैं और आज वो हमारे साथ में हैं। हम उनसे कुछ बातें करना चाहते हैं इस विषय को लेकर। बहुत बताइए। तो इस समय जो प्रकरण चल रहा है ब्राह्मणों के विरोध का, इस प्रकरण को लेके आप अपनी आवाज, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शिवांग, ब्राह्मण जो है वो कभी आतताई नहीं हो सकता, ब्राह्मण जो है कभी अपराधी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जो है वो एक बौद्धिक कौम है, शिक्षित कौम होती है। हमारे समाज में जैसे हर समाज में कुछ ना कोई गलत होता है, वैसे हमारे समाज में कोई गलत लोग होते हैं। मैं विकास दुबे को कहीं से जायज नहीं मानता, उन्होंने जो काम किया कभी उनको जायज नहीं मानता कि उन्होंने जो काम किया वो जायज है, ऐसा मैं नहीं कहता। लेकिन जिस प्रक्रिया के तहत ये सब कार्य हुए, मेरा उस पर विरोध दर्ज है और मैं बहुत प्रबलता से इस पे विरोध दर्ज कराता रहूंगा हमेशा, क्योंकि भारत देश जो संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई भी कार्य जब होना चाहिए तो वो न्यायपालिका के अधीन होना चाहिए, न कि ये तालिबानी शासन तो यहाँ है नहीं कि जिसको मन हुआ उसको गोली मार देगा, जिसको मन होगा। आज जब विकास वाला मामला हुआ, ठीक है, उनको मार दिया गया, उन्होंने जो किया वो मार दिया गया, लेकिन उसके साथ कई और लोग भी मार दिए गए और कई और चीजें की गई जो शायद मेरे दृष्टिकोण से या जो आम आदमी है उसकी, ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मणों में नाराजगी है इस बात की। न्यायपालिका पे अगर हम विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, आज की डेट में खुशी दुबे जैसे वो लड़की थी बच्ची, वो नाबालिग घोषित हो गई। अब ऐसी क्या जल्दी थी पुलिस को उसको जेल भेजने की? क्यों जेल भेज दिया उसको? जब आप ये जांच ही नहीं रहे हो कि वो बालिग है नाबालिग है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ हड़बड़ी थी विभाग में आपके। आप चाहते थे कि उसकी हमको असलियत सामने आया, कुछ हो जाए। अब वो लड़की नाबालिग है, तो अगर वो नाबालिग है, 2 महीने के ऊपर वो जेल में रह रही, तो इसका मतलब उसके साथ अन्याय हो गया। अब इस अन्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? कि जिसका जीवन खराब होना हो गया, 2 दिन की आई हुई लड़की, वो गोली तो चलाई नहीं अपने हस्बैंड के साथ, क्या किया होगा उसने? तो ये मेरी डिमांड है। दूसरी चीज ये कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बहुत गर्व है, मैं ब्राह्मण हूं। मैंने, जैसे मेरा कोई ठाकुर है, कोई यादव है, कोई हरिजन है, वो भी अपने ऊपर गर्व करे। मैं ये कहता हूं मैं ब्राह्मण हूं, मुझे इस बात पे गर्व है, तो इससे आपको क्यों दिक्कत हो रही है? मैं तो अपने समाज की बात कर रहा हूं, अपने समाज की शिक्षा की, अपने समाज के लिए न्याय की बात कर रहा हूं। तो लोग हम काम कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए काम करना चाहते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे, और इसमें ब्राह्मणों के अलावा और समाज भी हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। निश्चित ही सरकार की तरफ से कुछ त्रुटियां हुई हैं, जिसकी वजह से आज ब्राह्मणों में इतना आक्रोश है, और ये आक्रोश बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। इस बीच में मैं देख रहा हूं कि जो विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी कुछ लुभावने संदेश ब्राह्मणों को देने का प्रयास कर रही हैं। जैसे कि अखिलेश यादव जी ने कहा है कि वो हर जिले में परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, और मायावती जी शायद दोबारा उस नारे को बुलंद करें कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और इसके अलावा समाजवादी पार्टी का भी एक नारा चल सकता है कि ब्राह्मणों के में बंद गई डोर, ब्राह्मण चले सपा की ओर।
तो इस तरीके के जो लुभावने संदेश आ रहे हैं उसको लेके आप क्या कहेंगे? ये वही मायावती जी हैं जिनका ये नारा था, कमरी हूँ चमारी हूँ जैसी हूँ तुम्हारी हूँ। ये वही मायावती हैं जिन्होंने ये बोला था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो दूते चार। ये जितनी बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, उतनी बार तो कोई रहा नहीं शायद। तब तो आप नहीं कुछ कर पाई, तब तो आपने कुछ नहीं किया ब्राह्मणों के लिए। आज आप मूर्ति हॉस्पिटल के नाम पे परशुराम जी तो क्यों लगाओगे भाई? क्यों लगवा दोगी? आप कौन लगवाने वाली परशुराम की मूर्ति? अरे आप परशुराम जी की मूर्ति लगवाना होगा तो केवल उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण है, 1 रुपया देंगे तो 3 करोड़ रुपया हो जाएगा। परशुराम की मूर्ति आप लगाएंगे? समाजवादी पार्टी, ये वही समाजवादी पार्टी है ना जिसने बनारस में संतों के ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया था, जिनका नेता ये कहता था कि ब्राह्मण अगर थाने में आए तो तभी से उसको प्रसाद देके भेजो। हमको हमें लगाओ तो भारतीय जनता पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी, हमको लगता था हमारी पार्टी हिंदुत्व की पार्टी है। आपने लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ब्राह्मणवाद खत्म करने के नाम पे ब्राह्मण ही खत्म करना चालू कर दिया। तो ये लॉलीपॉप पे नहीं जाना है ब्राह्मणों को। कोई आप लॉलीपॉप मत दीजिए, परशुराम जी का तो लॉलीपॉप बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि परशुराम जी की मूर्ति अगर लगवानी होगी, परशुराम जी का मंदिर अगर बनवाना होगा तो हम उत्तर प्रदेश में इतने ब्राह्मण है कि अगर 1 रुपया देंगे तो हमारा मंदिर मूर्ति चालू हो जाएगी लगनी। तो आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप जाइए अपनी राजनीतिक रोटी सीखिए। किसी सरकार ने ब्राह्मण बच्चे को रोजगार नहीं दिया। आज 73 सालों के आजादी के इतिहास में सबसे ज्यादा जो कौम नीचे गई है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, वो ब्राह्मण है। जगह जगह रोड पे ब्राह्मणों को आप गाली दिलवा रहे हैं और आज आप हमको ये लॉलीपॉप देने आ रहे हैं कि परशुराम जी की मूर्ति बनाने से ब्राह्मण का भला नहीं होगा। परशुराम जी की मूर्ति ब्राह्मण खुद अपने घर में लगवा लेगा, निश्चिंत रहे। ये सरकारें, ब्राह्मण इस बार खुद विकल्प के रूप में आ रहा है उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में ND तिवारी अंतिम मुख्यमंत्री थे जो कि ब्राह्मण थे, और बीजेपी ने अब तक जो है किसी भी ब्राह्मण चेहरे को सामने मुख्यमंत्री के तौर पे उतारा नहीं है, और 14% ब्राह्मणों में जो है 5% ब्राह्मणों का वोट हमेशा विपक्ष को जाता रहा है। इस बार जो आप लोगों की आवाजें ऊंची हो रही है, ब्राह्मणों के जो सुर एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पूरा ब्राह्मण एकजुट होकर कहीं समर्थन कर सकता है? जहां तक व्यक्तिगत अगर मेरी बात है तो मैं किसी का समर्थन करने नहीं जा रहा, क्योंकि सरकार बीजेपी की है। मेरी मांग तो सरकार से ही होगी। अब सरकार बार बार ये कहे पुराने में ये हुआ, पुराने में हुआ, तो इससे निकृष्ट सरकार कोई हो नहीं सकती। आप सरकार में है, आपको ये सोचना चाहिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है। आपने 10% आरक्षण दिया, 10% आरक्षण दिया आर्थिक, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पुराने आरक्षण की समीक्षा नहीं होगी, आप 10% लेके साथ हो जाइए, पुराना वैसे ही बरकरार रहेगा। और इस 10% में भी 25 प्रजातियां हैं, तो ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा। ब्राह्मण खुद विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में आएगा। जब 4% वाली 8% वालों की सरकारें बन सकती हैं, वो पार्टियां बना सकती हैं, तो 14% वाला ब्राह्मण पार्टी बना के राजनीति की फील्ड में क्यों नहीं आ सकता है? आएगा, 100% आएगा। या तो आप ब्राह्मणों को यथासंभव यथाउचित सम्मान दीजिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की, कांग्रेस ने ND तिवारी को मुख्यमंत्री बनाया या कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनाए और बीजेपी ने नहीं बताया, ये विषय नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी ने समाज के लिए क्या किया, ये विषय होना चाहिए कि आपने किया क्या अपने समाज के लिए। आप मुख्यमंत्री बन के बैठ गए और कर कुछ नहीं रहे। वो मंडल आयोग की कमीशन कब लागू हुई? जब VP सिंह प्रधानमंत्री थे। किसी क्षत्रिय भाई को तकलीफ हुई? आज तक नहीं। नेता अभी भी वो हैं उनके। हमारे देश में अपराधियों के दल बने हुए हैं, अपराधियों के दल, उनको आदर्श मानकर लोग उनके पीछे चल रहे हैं। तो जब अपराधियों के दल बन सकते हैं, जब फर्जी लोगों के दल बन सकते हैं, तो ब्राह्मण एक ऐसी बौद्धिक कौम है, इसका दल क्यों नहीं बन सकता? और ब्राह्मण अपने लिए बात क्यों नहीं कर सकता? ब्राह्मण खुद आएगा, खुद काम करेगा। अगर आप चेत जाएंगे ठीक है, अगर आपने हमारे हित की बात करी नहीं, तो ब्राह्मण वोट ब्राह्मण की तरफ जा रहा है। ये हिंदुत्व का लॉलीपॉप बहुत ज्यादा दिन अब नहीं चलेगा। ब्राह्मण है तो हिंदुत्व है, अगर ब्राह्मण नहीं तो हिंदुत्व नहीं। तो भविष्य में क्या उम्मीद जताई जा रही है कि ब्राह्मण जो है अपनी खुद की पार्टी लेकर मैदान में उतरेंगे? मैं व्यक्तिगत अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लेकिन मैं इतनी चेतना लाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरी कई लोगों से बात हो रही है और समाज के बहुत अच्छे अच्छे वर्गों से बात हो रही है जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर लेकिन एक चूंकि हम लोग बेस वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी के, हमारे मन में ये बात भी थी कि यार इन्होंने हमारे साथ गलत किया हुआ है। अगर आप सुधार के रास्ते पे हैं, जागरूक तो हमें आप ही को करना है असल में। अगर आप सुधार के रास्ते पे हैं तो ठीक है, नहीं तो विकल्प की संभावना हमेशा बनी रहती है। विकल्प के रूप में ब्राह्मण बहुत सक्षम है
जो मुद्दे आपके वही ब्राह्मण के मुद्दे हैं। आपने अयोध्या का मुद्दा कोर्ट से निपटाया, ब्राह्मण पार्टी आएगी कोई तो हम आपको गिफ्ट में मथुरा और काशी दे देंगे, हमें कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें मालूम है हमारे संवैधानिक अधिकार क्या क्या है, जो हमारी चीज है वो हमारी है। तो ब्राह्मण वही मुद्दों पे आ रहा है जिस मुद्दे पे आप हैं। ब्राह्मण है तो हिंदुत्व है, ब्राह्मण पार्टी भी हिंदुत्व के लिए ही आगे बढ़ेगी, ब्राह्मण आपको काशी और मथुरा भी देगी। और बहुत जल्दी हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसे सरकार चेतेगी, सरकार को पता चलेगा कि असली ब्राह्मण क्या चीज होती है और ब्राह्मणों की हैसियत क्या है समाज में। जल्दी ही आपको सूचना मिलेगी। आपके हिसाब से जो नारा दिया जा रहा था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है, तो क्या भविष्य में ये सपना जो है पूरा हो सकता है इस देश के लिए? अब आप खुद गिनती कर लीजिए कोर्ट में कितने दिनों में निपटा है मामला, ठीक है। तो ऐसे ही मुद्दे आगे किए जाते हैं। एक जनरेशन चली गई अयोध्या में, एक जनरेशन चली जाएगी मथुरा में और एक जनरेशन चली जाएगी काशी में, ठीक है। एक साथ निपटा दो, अगर निपटाना है एक साथ निपटा दो। नारों से काम नहीं चलेगा, काम करने चाहिए ना। कल आपने देखा होगा थाली पिट रही थी, वो लड़के आप उनको पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट नहीं बोल सकते हैं, वो वाकई बेरोजगार लड़के हैं, ठीक है। तो नारों से दुनिया नहीं चलने वाली है, काम करना पड़ेगा। और काम जो है ब्राह्मण बहुत अच्छा करते हैं। इस सारे प्रकरण के बीच में एक बहुत अहम मुद्दा है देश के अंदर कि ब्राह्मण जो है लगातार ज्ञानी होने के बाद भी पिछड़ता जा रहा है। देश में पिछड़े जातियों को जो आरक्षण मिल रहा है, जातिवाद आरक्षण क्या खत्म होना चाहिए? क्या स्थिति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए? देखिए शिवांग, मैं कभी ये नहीं कहता कि आरक्षण खत्म हो या ना हो, मेरा विषय नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि 15% आरक्षण एसटी का है, एससी का, और 7.5% एसटी का है और 27% ओबीसी का है। ओबीसी आरक्षण की कभी बात ही नहीं होती। कभी क्या है एससी के आरक्षण का हम लोग लड़ाई लड़ जाते हैं। एससी के साथ हुआ है अत्याचार, हुआ है, लेकिन वो अत्याचार ब्राह्मणों ने किया ये अभी तक सिद्ध नहीं है। बस कहा जाता है कि पंडित जी ने हमको पानी भरने से रोक दिया और पंडित जी ने, लेकिन कोई ये सिद्ध नहीं है। हम तो खुद भिक्षा मांगने वाली कौम थी, तो अत्याचार कैसे कर सकते हैं? तो खुद कमजोर थे। तो हमने लड़ाई लड़ी हमें तो 15% और 7.5% एसटी के आरक्षण की, 10% हमको अब ये एक लॉलीपॉप मिल गया है जिसमें किसी का भला नहीं होना। 5.5 लाख का स्लैब है उसमें। तो ये आरक्षण की लड़ाई अभी कल ही में एक लाइव में आया था, मेरे मित्र भी थे वो एससी हैं, वो उनके मन में भी ये भावना आ चुकी है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। लेकिन सरकार 10% एक्स्ट्रा आरक्षण दे रही है, इसका मतलब वो ये कह रही है ना कि पिछला आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। एससी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कम किया, उसकी पावर थोड़ी घटाई कि न्याय हो पाए। लेकिन सरकारों ने क्या किया? यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिन्होंने उसको और मजबूत बना दिया। क्यों मजबूत बना दिया? आपको तो ये देखना, आप समझो मेरी बात शिवांग, बहुत टेक्निकल विषय है कि हर मुद्दे पर ब्राह्मण मुखर होकर बोलता है। ब्राह्मण का एक चरित्र है कि वो कोई न्याय देखता है तो मुखर होकर बोल देता है। इसलिए और अन्य जातियां ब्राह्मणों से चिढ़ती हैं, तो इसलिए वो ब्राह्मणों को पीछे करने का प्रयास करती है। ब्राह्मण किसी तरीके से पीछे इसलिए नहीं हो रहा है, एक तो हमारे बच्चों का रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है अच्छी। जिस फॉर्म के लिए आपको 50 रुपया देना है एससी को, उस फॉर्म के लिए ब्राह्मण के लड़कों को 1000 रुपया देना है। उनकी ट्रेन की टिकट भी आ रही है एग्जाम देने के लिए, हम लोगों को किराया लगा। तो ब्राह्मण का बच्चा तो कई तरीके से तोड़ा जा रहा है। हम गरीब हैं, फिर भी हमारी जाति के आधार पर हमारी आकलन किया जा रहा है और हमको शिक्षा में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। हम कहाँ से 10 लाख रुपए लेकर अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? लेकिन हमारे बच्चे भी, ब्राह्मण के बच्चे, इनको उलझा दिया गया मंदिर मस्जिद में, इनको उलझा दिया गया हिंदुत्व और फला। यार भाई, हम लोग इसलिए नहीं है। आप जब पढ़ लिख के अधिकारी बनेंगे, आप जब आगे जाएंगे तो समाज आपको वैल्यू देगा, तब आप उस पोस्ट पे बैठे समाज की बात करेंगे, तब हमारा समाज ऊपर पड़ेगा। हमारी खुद की कमी है तो हम पीछे जा रहे हैं, इस पर किसी का दोष नहीं है। सरकारों का ये दोष है कि अगर मेरे पास 50 रुपया नहीं है कहीं जाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, तो कम से कम हमें भी कहीं छूट दी जाए। तो मैं हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बताता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दुर्गेश जी की जो आवाज है ये काफी बुलंद है और होनी भी चाहिए। जातिगत आरक्षण का तो मैं खुद विरोधी रहा हूं। आरक्षण हमेशा स्थिति के आधार पर होना चाहिए। मैं भी एक ब्राह्मण परिवार से ही बिलोंग करता हूं और बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो लगातार जो है रोजमर्रा की जिंदगी में भी पिछड़े हुए हैं और उनको आरक्षण मिलना बहुत जरूरी है। मैं शिवांग अग्निहोत्री, IBN टुडे से, कैमरामैन सौरभ द्विवेदी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।